अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, किस्त नंबर 15। ये मंजर था कारापे मेंशन का, जहान लाउंज में दाजी, रुबाब बेगम, बराना और जहान बैठे थे। जहान प्लेट में रखे नवाजमात खाने में मसरूफ़ था। जहान, मुझे तुमसे बात करनी है। रुबाब बेगम बोली तो जहान का चलता मुँह एक पल को रुका, मगर वो दोबारा से मुँह चलाते हुए बोला, करें करें जहान, मैं संजीदा हूँ। रुबाब बेगम सबसे बोली। हाँ तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? जहान लापरवाही से बोला। तुमने कब सुधरना है? रुबाब बेगम बोली। अभी सोचा नहीं इस बारे में। जहान आखिरी नवाला मुंह में डालते हुए बोला। क्या हुआ है बहू, अब क्या कर दिया इसने? दाजी बोले, जबकि बरान दिलचस्पी से यह सारा मंजर मुलाहिजा फरमा रहा था। दहाजी, हनान का फोन आया था। ओह, अब समझा। जहान फट से बोला। तुम चुप करो। रुबाब बेगम ने उसे टोका। क्या हुआ है मामा? बरान बोला। माहिन को लेकर बाइक पर घूम रहा होता है। हनान ने मना किया तो आगे से इसी की शिकायत लगा दी इसने अब्बा हजूर से। रुबाब बेगम सबसे बोली। हाँ तो बीवी है वो मेरी। उसने मेरे से फरमाइश की थी कि मैं उसे बाइक चलाना सिखाऊं, तो क्या मैं मना कर देता? जहान भी दूबदू बोला। जहान, नकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। रुबाब बेगम उसे समझाते हुए बोली। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब छोड़ो लोगों को। जहान हाथ झलाते हुए बोला। कुछ तो ख्याल करो जहान, हमने भी बाहर मुंह दिखाना होता है। रुबाब बेगम बोली। हाँ तो मत दिखाए ना मुंह, आपको किसने कहा मुंह दिखाने को? वैसे भी इस्लाम में औरत को पर्दा करने का हुक्म है। निहायत ही जहां समझदारी से बोला कि एक पल को रुबाब बेगम चुप हुई, जबकि दाजी और बारान ने अपनी हंसी दबाई। तो रुक जरा। हाँ जी अशफाक हुसैन। रुबाब बेगम चप्पल उतारते हुए बोली कि जहां ने बेसाख्ता दोनों हाथ अपने आगे ढाल की सूरत में ढाले। आखिर रुबाब बेगम तंग आते हुए तनफन करते वहां से चली गई। जहान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मामा बाबा की सकी औलाद नहीं हो, तुम्हें अडॉप्ट किया था। आज देख लिया सबूत। बारान उसे चढ़ाते हुए बोला। हाँ तो अब जैसी गंदी औलाद होगी तो फिर अडॉप्ट तो करनी बनेगी ना। जहान ने भी दूबदू बोला और वहां से भागने की, क्योंकि वो बारान के कड़े तेवर देख चुका था। सारे तो बड़ी चंगी औलाद है। बारान उसकी तरफ जूता फेंक कर बोला, जो सीधा जहान की कमर में लग गया। हाय मैं मर गया। जहान ने दहाई दी। अल्लाह का शुक्र। बारान हाथ उठाते बोला। सालिम समाज। जहान क्या जाते जाते ना बोलना भूला। हल्की सी शाम उतर रही थी। आंगन में सुनहरी धूप की किरणें, आखिरी किरणें बिखरी हुई थी। सैनब घास पर बैठी रोकी के साथ खेल रही थी। वो कभी उसे अपनी हथेली पर पंजा रखने को कहती, कभी इसके नरम बाल सहलाती। रोकी भी शरारती अंदाज में कभी इसके हाथ को चाटने लगता, कभी इसकी गोद में सिमट कर बैठ जाता। शरारती हो गया ना तुम, 3 दिन में ही बिगड़ गए हो। सैनब ने मसनूई खफकी से कहा। रोकी ने जैसे जवाब में मासूमियत से सर झुका लिया। सैनब हंस पड़ी, उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। इतने में दानियाल स्कूल का बैग कंधे पर लटकाए अंदर आया और सैनब को देखकर खुशी से उसके करीब आ बैठा। आपी, आपको पता है आज मैंने स्कूल में सबसे पहले टीचर के सवाल का जवाब दिया, वो भी सबसे मुश्किल वाला। पूरी क्लास ने तालियां बजाई। मिस ने भी मेरी बहुत तारीफ की। दानियाल ने पुरजोश अंदाज में बताया। सैनब की आंखें खुशी से चमक उठी। वो फौरन से उसके गले लगाकर बोली, मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत काबिल हो, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और आप ही, आज लंच में हारिस ने मुझे अपनी चॉकलेट भी दे दी, क्योंकि मैंने उसे मैथ्स में मदद की थी। दानियाल ने फ़ख्र से बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा दूसरों की मदद करते रहना, अल्लाह तुम्हें और देगा। सैनब ने मोहब्बत से कहा। रोकी भी उनकी बातें सुनते सुनते खुशी से दानियाल के घुटनों पर पंजा रखकर बैठ गया। दानियाल ने हंसते हुए इसके छोटे छोटे कानों को सहलाया, जबकि सैनब मोहब्बत से इन्हें देख रही थी। इसी दौरान साइमा बेगम इन दोनों को खेलते देखकर मुस्कुरा दी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके करीब आई। मैंने दानियाल के सर पर हाथ फेरा, फिर जैनब की गाल पर शफकत से हाथ रखा। मेरे बच्चे, हमेशा ऐसा ही खुश रहो, हमेशा साथ रहो। इनकी आवाज़ में ममता की गहरी मिठास थी। मामा देखे ना, हमारा रोकी कितना अच्छा बच्चा है, सैनब ने खुशी से कहा। हाँ मैं देख रही हूँ, ये तो इस घर का फर्द बन चुका है। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए रोकी के सर पर हाथ फेरा। मामा, हम इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं ना? दानियाल ने मासूमियत से पूछा। साइमा बेगम ने पहले जैनब को देखा, फिर दानियाल को, और नरमी से बोली, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे खानदान की खुशियों का हिस्सा बन चुका है। ये सुनते ही दानियाल खुशी से उछल पड़ा। जैनब के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आई। रोकी ने अपनी धूम जोर जोर से हिलानी शुरू कर दी। घर के आंगन में खुशियों की एक चमक बिखर गई। लेकिन इसी खुशी के बीच साइमा बेगम के चेहरे पर कुछ सोचते हुए तासुरात उभरे। वो एक पल को रुकी रही, फिर जैनब की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, बेटा तुमसे एक बात करनी थी। जैनब ने चौंक कर उन्हें देखा। जी मामा, खैरियत? दरअसल तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बहुत नेक और इज्जतदार लोग हैं और तुम्हें देखने आना चाहते हैं। मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। जैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज तरतीब देने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली,
मामा अभी नहीं, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरा फ्यूचर, तानियाल की तालीम, मैं इन सब के बारे में सोच रही हूँ। शादी अभी मेरे दिमाग में नहीं है। साइमा बेगम ने नरमी से इसका हाथ थामा। बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, मगर ज़िंदगी में वक्त के साथ कुछ फैसले ज़रूरी हो जाते हैं। ज़ैनब ने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया। नजरें झुका ली और मध्यम आवाज़ में बोली, मामा मैंने कह दिया ना, अभी नहीं। एक पल के लिए इसके आंखों के सामने जैन का चेहरा आ गया। मैंने माहिन से पूछा था, उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करते थे और फिर इस लड़की ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर पता चला कि कुछ अरसे बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। शायद फरहान भाई की बहन थी वो। उसके साथ में दानैन के कहे के अल्फाज गूंजे तो वो पथरा गई। सनम ने गहरी सांसें अपने ख्यालात झटक दिए। वो नहीं चाहती थी कि कोई याद इसके आज पर असर डाले। उसे अपनी माँ को देखकर जो उसके जवाब पर संजीदा हो गई थी, मगर ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। साइमा बेगम ने नरमी से कहा और इसके सर पर हाथ रख दिया। तानिया जो ये बातें नहीं समझ रहा था, रोकी के साथ खेलने में मसरूफ था। सैनक ने एक नज़र इसके मासूम चेहरे को देखा और फिर अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, मामा बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। साइमा बेगम ने गहरी सांस ली, अपनी बेटी की पेशानी चूमी और मुस्कुराकर बोली, हमेशा मेरी जान, हमेशा। आंगन में शाम की हल्की ठंडक फैल चुकी थी। सैनब ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, जहाँ परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। घर के आंगन में खुशियों के साथ साथ कुछ ख्वाब, कुछ यादें और कुछ दुआएं बिखरी हुई थी, जो आने वाले वक्त के इंतजार में थी। और आने वाला वक्त बड़ा सालिम था। वक्त, हाँ वक्त, सालिम, बेपनाह। बरहम भी तो है। बरहम तो जख्मों पर रखा जाता है। हाँ तो जख्म भी तो वक्त ही देता है। वो कैसे? उम्मीदें तोड़कर। उम्मीदें? हाँ उम्मीदें। मसलन हम वक्त से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, तो करनी पड़ती हैं। नहीं करते। वजह, आने वाला वक्त नहीं मालूम क्या लेकर आता है। खुशहाली या बदहाली, फरावानी नात, या कह दो खुश्क साली, कामयाबी या बर्बादी। तो क्या करना चाहिए? वक्त से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वरना बिखरना तय है। वक्त से कुछ याद आ गया। क्या? एक और जुल्मत। क्या? मोहब्बत। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत। दलान बेड के किनारे बैठे खोई खोई सी लग रही थी। इसकी नज़रें फर्श पर जमी थी और चेहरे पर हल्की सी अफसरदगी थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे इसके दिल का हाल बयान कर रही हूँ। इसीलिए मैं दरवाज़ा खोला और ईसा थकन से भरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। फाइटिंग क्लब की सख्त ट्रेनिंग के आसार इसके चेहरे पर नुमायां थे, लेकिन जैसे इसकी नज़र दलान पर पड़ी, वो सब भूल गया। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब आया, उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नरमी से इसकी थोड़ी ऊपर की, ताकि वो उसकी आंखों में दिख सके। क्या बात है, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? ईसा ने मोहब्बत भरी नरमी से पूछा। दलान ने अपनी बड़ी आंखें उठाई और ईसा को देखने लगी। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन अल्फाज न मिल रहे हो। ईसा, वो धीमे लहजे में बोली। ईसा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसे दलान की ये मासूमियत हमेशा बेहद खूबसूरत लगती थी। वो इसके करीब और इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिया। जी मेरी जान, बताओ क्या परेशानी है? मेरा दिल नहीं लग रहा रोकी के बगैर। पता नहीं कौन ले गया होगा इसे। कहाँ होगा? दलान की आवाज़ भरा गई। वो रोकी की याद में बेहद उदास थी। ईसा ने नरमी से उसे अपने करीब किया और उसका सर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। वो उसके लंबे बालों में हाथ फेरने लगा, जैसे वो उसकी तमाम परेशानियां अपने लम्ब से मिटा देना चाहता हो। वो ठीक होगा जहाँ भी होगा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं उन्हें सब ठीक कर दूंगा। ईसा ने प्यार भरे लहजे में कहा, जबकि इसके होंठ दलान की बालों को छू रहे थे। दलान ने आंखें बंद कर ली, जैसे ईसा के अल्फाज इसके दिल को सुकून दे रहे हो। वो उसके वजूद में लिपटी महसूस कर रही थी, जैसे सारी दुनिया के गम उसके एक लम्हे में मिट गए हों। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर ईसा ने उसके चेहरे को हाथों में थाम कर इसकी आंखों में झांका। चलो उठो, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जैसे अपनी मोहब्बत से दलान की सारी परेशानी दूर करना चाहता हो। दलान ने थोड़ा सा झिझकते हुए इस बात में सर हिलाया और ईसा के सीने से अलग हुई। तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तैयार होती हूँ, उसने नरमी से कहा। हाँ लेकिन एक शर्त पर, ईसा ने शरारत से कहा। दलान के करीब हुआ। क्या? दलान ने हैरानी से पूछा। एक प्यारी सी मुस्कुराहट दो, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। वो इसकी नाक को हल्का सा छूते हुए बोला। दलान हल्का सा हंस दी, और ईसा को यही चाहिए था। उसने मोहब्बत से दलान की हंसी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उठा, फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दलान का दिल अब हल्का हुआ महसूस हो रहा था, जैसे ईसा की मोहब्बत ने इसकी तमाम परेशानी पर मरहम रख दिया हो। रात के 1:30 का वक्त था। पूरे मोहल्ले में गहरी खामोशी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बखेर रहा था। ठंडी हवा सहन में रखी चीज़ों को हल्का हल्का हिला रही थी।
زینب اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ روکی صحن میں اپنے مخصوص کونے میں لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کے کان بار بار ہل رہے تھے، جیسے کسی آہٹ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ دانیال اور سائمہ بیگم دوسرے کمرے میں تھی، جو صحن کے سامنے تھا۔ دانیال مار کے قریب سمٹ کر سویا ہوا تھا، اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سائمہ بیگم نے نیند میں کروٹ لی۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کی فکر مندی کی جھریاں واضح تھیں، لیکن اس رات کے سناٹے میں کسی منحوس سائے کی آمد ہوئی تھی۔ داخلی دروازے کے اوپر ایک سیاہ والا نمودار ہوا، ایک آدمی جو مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مہارت سے دیوار پھلانگ کر اندر اترا۔ اس کے قدم بہت مضبوط تھے، جیسے چور نہیں بلکہ کوئی عادی درندہ شکار کی تلاش میں آیا۔ اس نے پہلے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کی کھنڈی کھلنے کی مدھم آواز رات کی خاموشی میں گونجی تھی، اور مزید 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ سب سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان کے چہروں پر درندگی چھپی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گنز تھی، لیکن ان کی موجودگی کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا وہ روکی تھا۔ روکی ایک دم اٹھا اور جیسے ان سائے دار اجنبیوں کو دیکھا وہ غصے سے بھونکنے لگا۔ اس کی دم سخت ہو گئی اور اس کا انداز جارحانہ ہو گیا۔ چپ کرا اسے، ایک آدمی غصے سے سرگوشی کرتا آگے بڑھا۔ دوسرے آدمی نے فوراً روکی کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن روکی نے وحشیانہ انداز میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا۔ کمینہ کاٹتا ہے، وہ آدمی کراہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ روکی فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ زینب کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اس کی ماں اور دانیال کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ روکی پوری شدت سے بھونکنے لگا۔ سائمہ بیگم نے نیند میں کروٹ لی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ دانیال نے بھی نیند میں کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ روکی، کیا ہوا؟ سائمہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے کمرے میں 4 آدمی گن تانے گھس آئے۔ چل چل باہر بڑھیا، ایک آدمی نے غرایا اور گن ان پر تان دی۔ سائمہ بیگم اور دانیال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ دانیال نے ماں کی قمیض سختی سے پکڑ لی۔ کون ہو تم؟ سائمہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ چپ کر اور باہر چل، ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو میری ماں کو، دانیال چیخا، لیکن آدمی نے اسے گھسیٹ کر باہر صحن میں لا پھینکا۔ باقی کے آدمی بھی کمرے سے باہر آئے اور ایک آدمی نے باقی ساتھیوں کو اشارہ کرو، گھر چیک کرو، لڑکی کہاں ہے؟ تیری بیٹی کہاں ہے؟ ایک وحشیانہ ہنسی کے ساتھ آدمی نے سائمہ بیگم سے پوچھا۔ سائمہ بیگم کی زبان بند ہو گئی، خوف نے ان کے وجود کو جکڑ لیا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ سائمہ بیگم خوف سے بولی۔ ہم تم سب کی جانیں چاہتے ہیں، ایک آدمی درندگی سے بولا، لیکن پہلے تمہاری بیٹی کو، کچھ ہم بھی تو فائدہ اٹھائیں، پھر میرا ہی نہ جانا تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اللہ کا خوف کرو۔ سائمہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ آدمی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، تیری بیٹی کو انسانیت دکھانے کا بہت شوق ہے نا، تو ہم نے سوچا ہم تھوڑی درندگی دکھا دیں۔ رکو، اچانک زینب کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، آنکھوں میں غصہ اور ہمت تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سامنے ایک آدمی خباثت سے ہنسا، یہ وہی ہے جس نے ہمارے مالک کی عزت سڑک پر نیلام کی تھی، اب ہم تیری عزت نیلام کریں گے۔ ایک آدمی نے زینب کے سر پر پستول کے بٹ سے وار کیا۔ زینب کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ اسی دوران ایک آدمی کا فون بجا، وہ باہر گیا اور فون اٹھایا۔ باقی 3 آدمی سائمہ بیگم اور دانیال کو خوف سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ آدمی واپس آیا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ صاحب کا فون آیا، انہیں یہ لڑکی 2 راتوں کے لیے چاہیے، پھر خود ہی مار دیں گے اسے۔ یہ سنتے ہی سائمہ بیگم پاگلوں کی طرح آگے لپکی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی حرام زادو، وہ چیخی، مگر ایک آدمی نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ دانیال خوف سے کانپ رہا تھا، وہ صوفے کے پیچھے دبک گیا۔ روکی مسلسل بھونک رہا تھا، جیسے کسی کو مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ فضا میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، چاند بھی اداسی سے اس تباہی کا گواہ بن چکا تھا۔ 2 گولیوں کی آواز فضا میں گونجی اور پھر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ رات کا پہر تھا، باہر چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی اور کمرے میں گہرا سکوت تھا۔ ایک ہلکی مگر مستقل ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو مدھم سرسراہٹ میں ہلا رہی تھی۔ زین اپنے بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر سونے کے باوجود بھی وہی روب، وہی سختی نمایاں تھی، جو جاگتے وقت ہر کسی کو مروب کر دیتی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی پرکشش شخصیت میں مزید گہرائی پیدا کر رہے تھے۔ سیاہ بھویں، تیکھے نکوش، مضبوط جبڑا اور ستواں ناک، سب کچھ اتنے پرفیکشن میں تھا کہ جیسے قدرت نے خاص خیال سے تراشا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، مگر اتنی کہ ذہن کی سانسوں کی ہلکی روانی کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک بازو اپنی پیشانی کے قریب رکھے لیٹا تھا۔ اس کا سینہ آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہا تھا اور وہ مکمل سکون میں لگ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ سے آزاد ہو۔ لیکن پھر دستک، دروازے پر آہستہ سے کوئی دستک دے رہا تھا، پہلے ہلکی، مگر کوئی جب جواب نہ ملا تو دستک کچھ اور بلند ہو گئی۔ ذہن نے کروٹ بدلی، مگر آنکھیں نہیں کھولی۔ دوبارہ دستک،
अब की बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से। सैन ने कुछ लम्हे मज़ीद नज़रअंदाज किया, मगर फिर आखिरकार उसने गहरी सांस ली और आंखें आहिस्ता से खोल दी। आ जाओ, उसकी नींद भरी मगर मजबूत आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खुला और हैरी अंदर आया। वह हल्की सी परेशानी के आलम में था, शायद किसी मामले में तज़ब्ज़ुब का शिकार था। सर, एक मसला है, हैरी ने झिझकते हुए कहा। सैन ने माथे पर हाथ फेरा, जैसे नींद को झटकने की कोशिश कर रहा। क्या हुआ? उसने संजीदगी से पूछा। हैरी एक पल को रुका, फिर बोला, सर, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपको फ़ौरन सुननी चाहिए। सैन उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे सैन के माथे पर बल गहरे हो रहे थे। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। खिड़की से आती चांदनी कमरे में एक मध्यम सी रोशनी बखेर रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी, मगर इस खामोश रात में भी एक बेचैनी सी थी, खासतौर पर महापारा के दिल में। वो बेड पर बैठी थी, मगर जहन कहीं और था। पिछले कुछ दिनों की तलखियाँ, झगड़े, ज़िदें सब एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने एक नज़र पास बैठे मुराद पर डाली, जो किसी फाइल में मसरूफ़ था। महापारा ने हिचकिचाते हुए हल्की आवाज़ में पुकारा, मुराद। मुराद ने चौंक कर उसे देखा, फिर फाइल बंद कर दी। हाँ। महापारा ने नजरें झुकाकर दुपट्टे से खेलना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हम बहुत लड़ते हैं ना? मुराद ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, शायद कुछ ज़्यादा ही। महापारा गर्दन झुकाए बोली, मैं बहुत फजूल बोलती हूँ ना? मुराद शरारत से बोला, पूछ रही हो या बता रही हो? महापारा ने नरमी से कहा, क्या हमें थक नहीं जाना चाहिए? मुराद ने गौर से उसकी तरफ देखा, जैसे इसकी बातों के पीछे छुपे एहसासात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से इसका करीब हुआ। तो क्या हम सुलह कर रहे हैं? महापारा ने सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। शायद कर सकते हैं। मुराद ने शरारत से कहा, पहल तुम करोगी या मैं करूं? महापारा ने मसनूई नाराज़गी से कहा, ये भी कोई सवाल है, तुम ही करो। मुराद ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी गलतफहमियाँ हुई, जो भी ज़्यादता हुई, मुझे अफसोस है। महापारा ने चौंक कर उससे देखा, जैसे तवक्को ना कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। मुराद ने नरमी से इसके हाथ को दबाया। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान हमेशा तलखियाँ रहे। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझे बगैर कोई फैसला ना करें। महापारा ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी यही चाहती हूँ? मुराद के लबों पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर ये सब झगड़े खत्म? महापारा ने सर हिलाया। हाँ, मगर एक शर्त पर। मुराद ने हैरान होकर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? महापारा ने मसनूई संजीदगी से कहा कि अगर हम फिर कभी लड़े तो तुम ही मनाओगे। मुराद ने कहकहा लगाया, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी, लेकिन ठीक है, मान लिया। ये कहकर वो थोड़ा और करीब हुआ और नरमी से इसके गाल पर हाथ रखा। वैसे सुलह के बाद एक ख़ास चीज़ होती है। महापारा ने शरारत से आंखें सुकेड़ी। क्या? मुराद ने आहिस्ता से झुककर इसकी पेशानी पर नरम बूसा दिया। ये। महापारा के गालों पर हल्की सी रोशनी दौड़ गई। उसने शर्माते हुए रुख फेर लिया। मुराद ने हंसते हुए कहा, चलो आज सिर्फ हमारी दोस्ती और सुलह का दिन है। लड़ाई भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। महापारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, एक नई शुरुआत। मुराद ने उसका हाथ थामकर मजबूती से थाम लिया। ज़रा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर चोट के निशान, सांस धीमी थी और पूरे वजूद में दर्द सरायत कर चुका था। अचानक उसकी पलकें हिली और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। नज़रें धुंधली थी, सर में शदीद चक्कर महसूस हो रहे थे, लेकिन जैसे उसकी निगाह सामने पड़ी, उसके अंदर से खौफनाक चीख निकली, रोकी। उसके सामने इसका वफादार दोस्त इसका रोकी, खून में लथपथ ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसके सर से खून बह रहा था और आंखें साकत थी। वो जिंदा नहीं था। उसके सीने में हरकत की एक रमक भी बाकी ना थी। नहीं नहीं रोकी, उठो उठो प्लीज़ रोकी। सैनब ने कांपते हाथों से उसे हिलाया, मगर वो वहीं पर ही पड़ा रहा। आंखों से गर्म आंसू तेजी से निकलने लगे। एक जानवर जो सिर्फ मोहब्बत और वफादारी जानता था, उसे इन दरिंदों ने बेदर्दी से मार दिया। सैनब की दुनिया जैसे लम्हों में ही बिखर हुई थी। अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने जल्दी से अपनी नम आंखें उठाई और इधर उधर देखा। घर के अंदर इन आदमियों में से कोई मौजूद नहीं था। शायद वो बाहर खड़े आसपास का जायजा ले रहे थे। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी नज़र सोफे पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई। मम्मा! सोफे पर एक वजूद पड़ा था, जिसका हाथ पेट पर थे और खून बह रहा था, सांसें धीमी, मध्यम और लरसती हुई। मम्मा! सैनब चीखती हुई उनकी तरफ लपकी और घुटनों के पल बैठकर इनका चेहरा अपने लरसते हाथों में भर लिया। मम्मा, क्या हुआ आपको? इसके हाथ कँपकँपा रहे थे। साइमा बेगम ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरा वक्त आ गया है ज़ैनब। नहीं, ये मत कहिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं किसी को बुलाती हूँ। ज़ैनब बुखलाकर इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन साइमा बेगम ने नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया।
बेटा, मेरी बात मानो, अपने भाई को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। वो दिक्कत से बोली, आंखों में तकलीफ के साए फैल चुके थे। नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। ज़ैनब ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया, आंखों में बेबसी के आंसू थे। तुम्हें मेरी कसम ज़ैनब, साइमा बेगम की सांस फूलने लगी। मेरे पास वक्त नहीं है, इन दरिंदों के हाथ ना लगना। तानियाल को लेकर भाग जाओ, अपने भाई के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। ज़ैनब की आंखों के सामने अंधेरा चाहने लगा, दिल धड़कना भूल गया था। मम्मा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मम्मा मैं आपको नहीं खोना चाहती, वो चीखी, लेकिन साइमा बेगम की आंखें साकत हो चुकी थीं। मम्मा मम्मा, मगर कोई जवाब ना आया। नहीं, ज़ैनब ने अपने लरसते हाथों के इनके बेजान वजूद को खुद में भेज दिया और जब से मुंह पर हाथ रख लिया ताकि इनकी सिसकियां कोई न सुन ले। तानियाल एक कोने में साकत खड़ा ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में खौफ जम चुका था, जैसे उसे यकीन न हो रहा था कि इसकी माँ इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई। अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ैनब ने तेजी से आंसू साफ किए और दानियाल का हाथ मजबूती से थामा। दानियाल, हमें यहाँ से जाना होगा। मगर मम्मा, दानियाल की हिचकियाँ निकलने लगी। वो अब नहीं रही। दानियाल, हमें भागना होगा। ज़ैनब ने अपना दर्द दिल में दफन करते हुए कहा और उसे पीछे के दरवाजे की तरफ खींचने लगी। ओए, वो भाग रही है, पीछे से एक आदमी चीखा। ये लड़की जिंदा सलामत चाहिए, साहब का हुक्म है। चारों आदमी उसके पीछे भागे। ज़ैनब धुंधली आंखों से नंगे पैर अंधाधुंध सड़क पर अपने भाई का हाथ थामे भाग रही थी। रात की तारीकी में दो साए, एक टूटा ख्वाब और एक मासूम उम्मीद, बचने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। एक फायर की आवाज़ फिजा में गूंजी। ज़ैनब एकदम रुकी और साकत नज़रों से दूर खड़े शख्स को देखा जिसके हाथ में गन थी। फिर साकत नज़रों से दानियाल को देखा। दानियाल ने हैरत से उसे देखा। उसके नन्हे होंठों पर कोई लफ्ज़ भी मुकम्मल न हो पाया था कि उसका वजूद सड़क पर लड़खड़ा गया। वो बेजान होकर गिर गया। नहीं, ज़ैनब के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल। दानियाल, उठो मेरी जान, उठो। वो दीवानावार इसके गाल थपथपाने लगी, लेकिन दानियाल की आंखें बंद हो चुकी थीं। नहीं नहीं अल्लाह, ये क्या कर दिया। ज़ैनब ने ज़ोर से उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके बाल चूमिया और आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी चीख मारी कि पूरी कायनात उसके दर्द में डूब जाए। दानियाल! लेकिन इसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही लम्हे वो चारों आदमी इस तक पहुंचे और एक ने बेदर्दी से इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। ज़ैनब तकलीफ से चीखी, बहुत भाग ली, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इसे बालों से घसीटते हुए फुटपाथ पर ले गए। एक आदमी खबासत से उसकी तरफ बढ़ा, उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ैनब ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, मदद! इसके मुंह से बेसाख्ता निकला और बस इसकी पुकार सुन ली गई। उसकी मदद के लिए एक मुहाफिज भेजा गया। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगा था इसकी ज़िंदगी बिखर में और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ज़िंदगी एक नाकदर याफ्ता और हीश हकीकत है जहाँ हमारे तफक्कुरात किसी और सिमत महवे परवाज होती, लेकिन वक़ूफ़ पज़ीर कुछ और ही होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता नीलगोर रोशनी में तहलील हो रही थी। शहर अभी नींद में डूबा हुआ था, मगर फ़िज़ा में एक मुक़द्दस गूंज फैल चुकी थी। चार जाना फजर की अज़ान की आवाज़ गूंज रही थी, कभी करीब से, कभी दूर से, जैसे रोशनी के साथ ये आवाज़ भी आसमान से ज़मीन तक फैल रही हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, गलियाँ सुनसान थी, मगर खिड़कियों के पीछे चिराग टिमटिमाने लगे थे। कुछ घरों के दरवाजे आहिस्ता से खुले, कहीं वज़ू के लिए पानी बहने की आवाज़ आई, कहीं किसी ने नींद भरी आंखों से घड़ी की तरफ देखा और लिहाफ को मज़ीद अपने गिर्द लपेट लिया। मस्जिदों के मीनारों से आती हुई अजान की आवाज़ जैसे सोते हुए शहर को थपथपा रही थी, नींद और बेदारी के दरमियान झूलते वजूदों को जगा रही थी। उफ़क़ पर रोशनी की हल्की सी लकीर नमूदार हो चुकी थी, परिंदे पर फड़फड़ाने लगे थे और रात का सन्नाटा सुबह की खामोशी में बदल रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मरियम ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर मेरा दिल पत्थर हो चुका है तो इसे मोम कर दे, और अगर ये पहले ही टूट चुका है तो इसे जोड़ दे। या रब, मेरे दर्द को मेरी कमज़ोरी ना बना बल्कि मेरी ताकत बना दे। अगर मेरी आजमाइश लिखी जा चुकी है तो मुझे सब्र की वो हद अता कर जहाँ शिकवा ना रहे, और अगर मेरा सुकून किसी के हाथ में है तो उसे मेरे हक़ में बेहतर कर दे। वो पलकें झपकने लगी, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अगर मेरी किस्मत में यही अंधेरे लिखे हैं तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनको खुद को ना खो दूँ। आमीन। उसने अपने आंसुओं से तर चेहरे पर हाथ फेरा और चाय नमाज उठाते खड़ी हो गई और इर्द गिर्द बारान की खुशबू का महसूस किया। आज 2 हफ्ते हो चुके थे कि मरियम को हर सुबह यूं एहसास होता जैसे रात को इसके बालों में देर तक उंगलियां चलाता रहा। हफ्तों से अपने वहम पर भी वहम होने लगा था। अगर वो बारान था तो मानता क्यों नहीं था?
और अगर वो वहम था तो क्यों वहम लगता नहीं था? और वो खुशबू जो उसे महसूस होती थी, जो हमेशा फरहान के पास से आती थी, क्या था वो सब? एक और रात सवालत की नज़र हो गई। वक्त की बेरहमी ऐसी है जैसे तपते सहरा में बिखरती रेत किसी के हाथ में नहीं ठहरती, किसी के इख्तियार में नहीं आती। ये इंसान को उम्मीदों के आसमान पर ले जाकर एकदम ज़मीन पर दे मारती है। ये धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, रिश्तों के रंग मध्यम कर देता है, मोहब्बतों को मांद कर देता है और यादों को जख्मों में बदल देता है। सब कुछ फना हो जाता है, मगर वक्त अपनी रफ्तार से कभी नहीं रुकता। सब कुछ बोसीदा कर देता है, मगर खुद भी कभी पुराना नहीं होता। ये जीता है मगर हर चीज़ को मार कर। कुछ दिन बाद फार्म हाउस की खुली फिजा में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लॉन में सब्ज घास सूरज की रोशनी में चमक रही थी और दरख्तों पर बैठे परिंदे मध्यम चहचहा रहे थे। आसमान पर बादलों की हल्की ओट थी, जैसे सूरज की तेज रोशनी को नरम करने की कोशिश कर रहे हो। फार्म हाउस का माहौल बहुत पुरसकून था, मगर अंदर एक तूफान उठने वाला था। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। खिड़कियों पर भूरे रंग के पर्दे आधे खुले थे, जिनसे नरम धूप अंदर आ रही थी। हवा की हल्की सरसराहट पर्दों को जुम्बिश दे रही थी, जैसे कोई खामोशी से दरवाजे पर दस्तक डाल रहा हो। दानैन बेड पर बैठी थी। इसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में किसी गहरी सोच की परछाइयां लरस रही थी। वो बेख्याली में अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी, जैसे कोई बेआवाज कशमकश उसके अंदर चल रही हो। तभी हल्का सा दरवाज़ा खुला और हातिम अंदर दाखिल हुआ। हातिम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। हम वापस कब जाएंगे? दानैन ने आहिस्ता से पूछा, जैसे इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीद छुपी हो। हातिम ने सांस भरी और नरमी से जवाब दिया, बस 1-2 दिन में। दानैन ने खामोशी से सर झुका लिया, जैसे वो मजीद कोई बहस ना करना चाहती हो। हातिम ने इसकी खामोशी नोट की। वो इसके करीब आया और बेड के किनारे बैठते पूछा, क्या बात है? दानैन ने सर उठाया। आंखों में हल्की सी उदासी थी। ज़ैनब शायद मुझसे नाराज़ हो गई है। क्यों? हातिम ने अबरू उठाए। मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने उसकी मम्मा को भी फ़ोन किया, इनका नंबर भी बंद जा रहा है। फिर मैंने एक क्लास वाले से पूछा तो पता चला कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही। पता नहीं क्या हुआ है उसे। हातिम ने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम वापस जाएंगे तो तुम खुद जाकर इससे मिल लेना। दानैन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे इसका दिल कुछ हल्का हो गया। बैठो तुम, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। हातिम ने कहकर अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल जेब से निकालकर साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दानैन ने इस बात में सर हिलाया, मगर इसके दिमाग में अपनी ज़ैनब के मुतालिक सवालात गर्दिश कर रहे थे। पता नहीं, उस दिन तो वो खुद कलामी में कम थी कि अचानक हातिम के मोबाइल की घंटी बजी। दानैन ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली, मगर वहाँ खामोशी थी। फ़ोन बजकर बंद हो गया, मगर कुछ लम्हों बाद दोबारा बजने लगा। दानैन ने मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पर डॉक्टर उमेरा का नाम जगमगा रहा था और उसके माथे पर बल पड़े। कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कॉल रिसीव किया और मोबाइल कान से लगाया। हातिम, कैसे हो? क्या बना डोनर का? देखो, मेरे जाने वाले का दोस्त है, इंशाल्लाह वो ट्रांसप्लांट के लिए मान जाएगा। मुझे जल्दी बता देना ताकि मज़ीद डिटेल्स फाइनल कर सके। दानैन के हाथ लरसने लगे। ट्रांसप्लांट? हातिम का? ये सब क्या है? डॉक्टर उमेरा? मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब सुनने से पहले ही दानैन ने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों के आगे चक्कर से आने लगे। हातिम के सर में दर्द, नाक से खून बहना, हर वक्त थका थका रहना, और अब ये ट्रांसप्लांट की बात। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। कुछ लम्हों बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। हातिम बाहर निकला। उसने सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी, जो अभी भी हल्की सी गीली थी। बाल नीम गीले थे, कुछ लटें माथे पर बिखरी हुई थी। हाथ में टॉवल था और चेहरे पर नरमी सी थी, जैसे नहाने के बाद ताजगी महसूस कर रहा था। मगर जैसे ही इसकी नज़र दानैन पर पड़ी, वो ठटक गया। दानैन के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और हाथ में उसका मोबाइल था और चेहरा सपाट मगर दुख से भरा हुआ था। हातिम की छठी हिस्स ने फ़ौरन खतरा महसूस किया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उलझन भरे अंदाज में बोला, क्या हुआ दानैन? मगर जवाब देने की बजाय दानैन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। हातिम की आंखें हैरत से फैल गई। दानैन! वो साकित रह गया। दानैन ने गुस्से और तकलीफ से इसका गिरेबान पकड़ लिया, झंझोड़ते हुए चीखी, क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है आपको? ये डॉक्टर उमेरा किसके ट्रांसप्लांट की बात कर रही थी? बोलो हातिम, बोलो। हातिम ने इसके हाथ झटक दिए, मस्कर इसकी आंखों में देखकर गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता मगर ठहरे हुए लहजे में कहा, जानना चाहती हो ना? तो सुनो। मुझे ब्लड कैंसर है। सुना तुमने? ब्लड कैंसर है मुझे दानैन। सुन लिया, मिल गया सुकून। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। दानैन के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था।
اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں زہریلا چاقو گھوم دیا ہو۔ آنکھیں پھیلی، چہرہ زرد پڑا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ حاتم نے اپنے آنسو رگڑے اور غصے میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ دانائن وہیں کھڑی رہ گئی، سسکتی، نڈھال اور بے یقین۔ کارابے مینشن کی فضا آج عجیب سی بے چینی میں گھری ہوئی تھی۔ ہوا معمول سے زیادہ چل رہی تھی، جو گلیوں کے سنسان کونوں میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل نہیں تھے، مگر سورج کی روشنی میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ زمین کو جھلسانے پر تلا ہو۔ درختوں کی شاخیں بے ترتیب ہل رہی تھیں اور خشک پتوں کا ایک جھرمٹ گلی کے موڑ پر ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا، پھر کسی اندیکھے ہاتھ کی جنبش سے بکھر جاتا۔ مکانات کی پرانی کھڑکیاں ہلکی ہلکی چرچرا رہی تھی، جیسے کوئی انہیں آہستہ آہستہ دھکیل رہا ہو۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ یہ بے چینی کہاں سے آ رہی تھی، ہوا کی سرسراہٹ سے، زمین کی حدت سے، یا شاید کارابے کے ماضی کی کسی بھولی بسری سرگوشی سے جو آج پھر جاگ اٹھی تھی۔ لاؤنج میں گہری خاموشی تھی۔ داجی زیان کے ساتھ محو گفتگو تھے، جبکہ محمد کارابے اور قدرت کارابے ان کو سننے میں مصروف تھے۔ خواتین کچن میں کھڑی ناشتے کا انتظام دیکھ رہی تھی۔ مراد کمرے میں تیار ہو رہا تھا، جبکہ ماہپارہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ باران بھی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جبکہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ موبائل سامنے کیا تو مدھو مکھی نام جگمگانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ گہری اور اس نے فون ریسیو کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم مدھو مکھی، اتنی صبح خیریت؟ باران بولا۔ وعلیکم السلام، جی ہاں خیریت ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تم گھر پر ہی ہو نا؟ میں بس پہنچنے والی ہوں، مریم جواب دیتے بولی۔ ہاں بھی میں گھر پر ہی ہوں، تم آ جاؤ، باران بولا اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، ایک پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ مریم نرمی سے گویا تو باران نے سرس بات میں لایا۔ چلو پھر میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور اگر میں نہ آئی تو؟ مریم مسکراتے ہوئے بولی۔ تو جب تک تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، باران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جو مریم کی مسکراہٹ کی جگہ حیرت نے لے لی۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ کچھ ہی دیر میں کارابے مینشن کے سامنے کھڑی تھی۔ پورچ میں کھڑی کھڑی کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری شیرنی؟ داجی نے خوش اخلاقی سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں داجی، مریم نے نرمی سے نے جواب دیا۔ اس کی نظر زیان پر گئی جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں رباب بیگم وہاں آئیں اور مریم کو دیکھتے خوشی سے گلے لگایا۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ انہوں نے محبت سے کہا تو مریم نے مسکراتے ہوئے سرس بات میں ہلایا۔ آؤ بیٹھو نا، انہوں نے اسے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، میں دراصل باران سے ملنے آئی تھی، ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، مریم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ مریم نے سوال کیا۔ بیٹا اوپر اپنے کمرے میں ہوگا، انہوں نے اوپر کی جانب اشارہ کیا تو مریم ان سے معذرت کرتے اوپر کی جانب بڑھی۔ باران نے ٹائی اٹھائی تو کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ مدھو مکھی، باران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم بھی مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے تمہاری؟ تو کیسے پتہ چل جاتا ہے تمہیں میری موجودگی کا؟ مریم حیرت سے بولی۔ جیسے تمہیں پتہ چل جاتا ہے، باران یہ بولتے اسے بہت کچھ باور کر آ گیا تھا۔ مریم کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر باران نے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹائی لہرائی۔ چلو اب ایک اچھی بیوی کا کام سر انجام دو، یہ لو ٹائی باندھو، باران اسے ٹائی پکڑاتے بولا تو مریم نے برا سا منہ بنایا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ٹائی باندھنا نہیں آتی، مریم ہونٹ مروڑتے ہوئے بولی تو باران کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ویری بیڈ مدھو مکھی، ایک ٹائی نہیں باندھنی آتی تمہیں، کیا ہوگا میرا شادی کے بعد؟ باران آہ بھرتے ہوئے بولا۔ خود باندھ لو نا، ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ مریم اپنی خالص ٹون میں بولی کہ باران ہنس دیا۔ مجھے ایک پروجیکٹ کی آفر ہوئی ہے، پارٹنرشپ کرو گے میرے ساتھ؟ مریم نے ہاتھ آگے کرتے پوچھا تو باران نے اس کا ہاتھ تھامتے جواب دیا۔ ڈن ہو گیا، تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، دوپہر کو آفس آ جانا، مل کر ڈسکس کر لیں گے، مریم اپنے قدم موڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، باران ٹائی باندھتے ہوئے بولا۔ میں انتظار کروں گی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ باران پیچھے مسکرا کر رہ گیا۔ مریم کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ماں پارا کھڑی ملازمہ کو کوئی کام کہہ رہی تھی۔ مریم مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کے گلے سے لگی۔ کیسی ہو ماں؟ میں ٹھیک ہوں مریم، تم کیسی ہو؟ ماں پارا خوش اخلاقی سے بولی۔ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر، مریم نے جواب دیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ مریم کا فون رنگ ہوا۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو اسکرین پر نام دیکھتے ہوئے وہ معذرت کرتے سائڈ پر ہوئی اور فون کان سے لگایا۔ ماں پارا پہلے نیچے ناشتے کے لیے جانے لگی، مگر پھر یہ سوچ کر رکی کہ مریم کو بھی ساتھ ناشتے کے لیے لے جائے، اور مریم کی جانب بڑھی جو فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں، تم نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے، جب میں کہوں گی تب ایکشن میں آنا، ماں پارا اس کی بات سنتے کندھے اچکا گئی۔ مریم نے کسی کی موجودگی محسوس کی تو تھوڑا سا پیچھے دیکھا، پھر ماں پارا کو مسکرا کر دیکھا جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مریم فون رکھتے ماں پارا کی طرف مڑی۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں،
माँ पारा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी सही, मरियम मुस्कुराते हुए बोली और उससे मिलते मेंशन से बाहर निकल गई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद मुराद के परफ्यूम की और शायद माँ पारा की मौजूदगी की। मुराद आईने के सामने खड़ा अपने टाई दुरुस्त कर रहा था, मगर इसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। वक्त कम था और काम ज़्यादा। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और फिर माँ पारा अंदर दाखिल हुई। वो नीले रंग के सूट में महबूस थी। दुपट्टे को हल्के से संभालते उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी, मगर आंखों में वही शोखी जो मुराद को अक्सर बेचैन कर देती थी। सब नीचे पर नाश्ते पर इंतजार करें और तुम अभी तक तैयार हो रहे हो? महापारा ने बाजू बांधकर मसनूई गुस्से से कहा। मुराद ने आईने में उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, देख रहा हूँ कि सुबह सुबह कौन मुझे याद कर रहा है। महापारा ने आंखें घुमाकर कहा, नाश्ता करने आ रहे हो या नहीं? मुराद ने टाई का आखिरी सिरा खींचकर सीधा किया और संजीदगी से कहा, महापारा मुझे देर हो रही है, वहीं जाकर कर लूँगा नाश्ता। महापारा के चेहरे पर खफकी की लहर दौड़ गई। ये रोज़ का बहाना अब नहीं चलेगा, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुराद ने एक कदम आगे बढ़ाकर इसकी ठोड़ी को आहिस्ता से ऊपर किया। सब इंतजार कर रहे हैं या तुम? महापारा का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से रुख मोड़ा। मुझे क्या ज़रूरत है इंतज़ार करने की? मामा ने भेजा था बुलाने के लिए। अच्छा, रात को तो कोई कह रहा था कि मेरे बगैर तुमसे खाना नहीं खाया जाता। मुराद ने बात घड़ी। महापारा ने उसे हैरत से देखा। मैंने कब कहा? मुराद ने हंसते हुए कहा, जब तुम नींद में बातें कर रही थी मैंने सुना था। महापारा ने शर्म से दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आदतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं मुराद। मुराद ने एकदम संजीदा होकर इसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमे लहजे में कहा, और तुम्हारी मासूमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महापारा। महापारा ने झीम कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने नरमी से इसकी कलाई पकड़ ली। रात की कुछ बातें अभी बाकी हैं, लेकिन अब वो शाम को होंगी। महापारा का दिल जोर से धड़का। मुराद का ये अंदाज, उसकी ये बातें कुछ दिल में हलचल मचा रहे थे। अब जाऊं? मुराद ने शरारत से पूछा। महापारा ने बमुश्किल सर हिलाया, मगर दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए। मुराद दरवाजे तक गया, फिर पलटकर एक नज़र इस पर डाली। जल्दी आ जाऊंगा शाम को, फिक्र ना करना। महापारा वहीं खड़ी रह गई। कमरा खामोश था, मगर मुराद की बातें इसके दिल में गूंज रही थीं। वाकई वो जल्दी आएगा? उसने खुद से सवाल किया, मगर किसी अनजाने इंतज़ार में उलझ गया। मरियम ने गाड़ी स्टार्ट की और काराबे मेंशन से बाहर निकली। रास्ता निस्बतन सुनसान था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं और आसमान पर बादल गहरे होते जा रहे थे। वो ऑफिस जाने के मुतालिक ही सोच रही थी कि अचानक इसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर जवाब में जो कुछ सुना उसने उसका रंग उड़ा दिया। मरियम का सांस चंद लम्हे को रुका। उसके माथे पर शिकने उभर आई। कौन हो तुम? और ये सब क्या कह रहे हो? वो बेचैनी से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक तल्ख हंसी सुनाई दी, जिससे कोई उसके रद्द-ए-अमल से महसूस हो रहा हो। मरियम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई, मगर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। हेलो हेलो, वो बार बार बोली, मगर लाइन मनकता हो चुकी थी। उसने फ़ोन को चंद लम्हों के लिए घूरा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा। कुछ ऐसा था जो वो समझने से कासिर थी, मगर अंदर कहीं कोई चीज़ चीख चीख कर उसे खबरदार कर रही थी कि ये महज एक आम फ़ोन कॉल नहीं थी। अगले लम्हे उसने झटके से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई और दाएं जाने मुड़ गई। क्या अल्लाह, कुछ बुरा ना हो बस। उसके दिल से दुआ निकली थी। सूरज की रोशनी सड़क के किनारे लगे दरख्तों पर छन छन कर पड़ रही थी। मुराद खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में केस की तफसीलात घूम रही थी। गाड़ी में धीमे सुरों में बजता म्यूजिक माहौल को मज़ीद पुरसकून बना रहा था। वो मज़े से धुन को दोहराते गाड़ी चला रहा था, जब अचानक रेयर व्यू मिरर पर इसकी निगाह दौड़ाई। 2 गाड़ियाँ मुसलसल उसके पीछे आ रही थी, जैसे ताक़ुब कर रही। मुराद के माथे पर हल्के बल पड़े। उससे पहले कि वो कहीं अंदाज़ा लगा पाता, एक गाड़ी के शीशे से किसी ने पिस्तौल बाहर निकाली और सीधा उसकी तरफ फायर कर दिया। लानत हो, मुराद ने गुस्से में कहा और झटके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सरकारी गाड़ी होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता था। स्पीड हद से तजावज़ करती तो इंजन फ्रीज हो जाता। एक ज़ोरदार धक्का। पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने इस कार को ठोकर मारी। मुराद का सर डैशबोर्ड से टकराया। वो भी खुद को संभाल ही पाया था कि दूसरी गाड़ी ने भी ज़ोरदार टक्कर मार दी। अगले लम्हे एक गोली चलाई गई जो गाड़ी के शीशे में सुराख कर गई। मुराद ने दांत पीसे। वो गाड़ी रिवर्स करते हुए मुखालिफ सिमत में बढ़ा, मगर हमलावरों की गाड़ियां उसका पीछा छोड़ने को तैयार ना थी। एक और गोली चलाई गई, मगर ऐन इसी लम्हे एक और गाड़ी बिजली की तेज़ी से वहां आकर रुकी। स्याह गाड़ी। इसका दरवाज़ा खुला और बाहर निकलते ही किसी ने महारत से फायर किया। ब्लास्ट। एक गाड़ी के टायर फट चुके थे। वो बेकाबू होकर दाएं जानब उलट गई। मुराद ने हैरत से सामने देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मरियम थी।
मुराद ने एहतरामन से सलूट किया, जिसके जवाब में मरियम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी को झटके से घुमाया और दूसरी गाड़ी पर फायर किया जहां 4 आदमी मौजूद थे। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। मुराद और मरियम मिलकर इन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक गोली मरियम की गाड़ी के टायर पर लगी और गाड़ी बेकाबू हो गई। टायर फटकर अलग जा गिरा और गाड़ी खाई की तरफ लुढ़कने लगी। मरियम! मुराद जोर से चीखा, मगर किस्मत ने अभी साथ दिया था। गाड़ी खाई में गिरने से पहले मरियम दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा चुकी थी, मगर वो खुद को बचाने के लिए महज एक लकड़ी से लटकने पर मजबूर थी। मुराद! नीचे लटकी मरियम की लरसती हुई आवाज़ सुनकर मुराद घबराकर उसकी तरफ भागा। वो जल्दी से झुककर नीचे देखने लगा, जहाँ मरियम का चेहरा खौफजदा मगर मजबूत था। घबराओ मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा, मुराद ने यकीन दिलाते हुए हाथ बढ़ाया। मरियम ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ फिसल गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मुराद ने पूरी कुव्वत लगाकर इसका हाथ थामा और खींचने की कोशिश की। चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद मिलाकर वो मरियम को ऊपर खींचने में कामयाब हो गया। मरियम बेहोश सी इसी ज़मीन पर गिरी, सांसें बेतरतीब थीं। तुम ठीक हो? मुराद ने तेजी से इसका चेहरा देखा, मगर इससे पहले कि मरियम कुछ कहती, गोली की आवाज़। मुराद का जिस्म झटके से पीछे हुआ। एक गोली सीने में। मरियम की आंखें खौफ से फैल गई। मुराद! वो चीखी, मगर एक और गोली चलाई और इस बार मुराद के कंधे को चीरती गुजर गई। मुराद लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि मरियम ने उसे सहारा दिया। पीछे हटो मरियम, मुराद ने बेमुश्किल कहा, मगर इसके अल्फाज पूरे होने से पहले ही एक और गोली इस बार मरियम के बाजू में लगी। वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटी और एक पत्थर के पीछे पनाह ली। मुराद जख्मों की शिद्दत से नीम बेहोश हो रहा था। आहट! एक सियाह लिबास में मलबूस आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इनके करीब आ रहा था। उसने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था, मगर आंखों में ऐसी सफाकी थी कि मरियम का खून मुंजमद होने लगा। मरियम ने जैसे इस आदमी के सर्द और बेरहम आंखों में झांका, उसके जिस्म में एक सनसनी से दौड़ गई। आखिरकार पकड़ में आ ही गई। उससे फाकी से बोला, जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मरियम ने मदद करने के लिए कदम पीछे हटाया, मगर अगले ही लम्हे उसने झपट कर मरियम के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झटके से अपने करीब कर लिया। छोड़ो मुझे! मरियम ने हाथ छटकने की कोशिश की, मगर वो आदमी मजबूत था। उस दिन तो तू बच गई, अब कैसे बचेगी? बनावटी लहजे में बोला, जैसे इसके अल्फाज में जहर घुला हो। मुराद नीम बेहोशी के आलम में ये सब देख रहा था। इसके हाथों से खून बह रहा था, मगर वो मरियम को बेबस देखकर अपनी तकलीफ भूल चुका था। वो आदमी हंसा, एक यकबख्ता बस्ता हंसी जो मरियम की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। एक एक करके तुम सब मरोगे। मुराद आज मरेगा और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर आएगा। फिर काराबे मेंशन वाले तुम्हें मारने आएंगे। फिर जंग छिड़ेगी सुल्तान और काराबेज में, और तुम सब आपस में लड़ झगड़ कर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जो बचा उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। और फिर वह रुककर झुका और मरियम के कान के करीब सरगोशी की। फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। मरियम ने गुस्से और नफरत से चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारी ये लालच और हसद ही तुम्हें मारेगी, याद रखना, वो बेखौफ लहजे में बोली। आदमी का चेहरा लम्हे भर को गुस्से से सुर्ख हुआ। फिर उसने अचानक मरियम का दुपट्टा खींचते इसको पीछे को धक्का दिया। उफ! मरियम का सर टूटे हुए शीशे से जा टकराया। अभी वो अपनी तकलीफ को संभाल ही रही थी कि वो आदमी आगे बढ़ा, अपना बूट उसकी हथेली पर रखकर दबाने लगा। मरियम की चीख निकली, मगर वो आदमी मुस्कुराते हुए उसे जोर देने लगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। ये सुनते मरियम की आंखों में खून उतर आया। वो तकलीफ के बावजूद भी चीखी, हरामजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर उस आदमी ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे मरियम का जिस्म झटके से पीछे जा गिरा। मुराद ने बेमुश्किल हाथ बढ़ाया, मगर इसकी ताकत खत्म हो रही थी। मरियम भाग जाओ, मुराद ने आखिर हिम्मत जमा करके कहा। उस आदमी ने मरियम का दुपट्टा नीचे फेंकर उसे पैरों से मसल डाला। मुराद ने सबसे आंखें मींची। वह आदमी वहां से जा चुका था और उसके साथी भी। मरियम जमीन पर पड़ी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसे फिर अटैक हुआ था, सांस उखड़ने लगी थी, मगर मुराद को बचाने का वक्त बहुत कम था। मरियम ने जल्दी से अपनी हालत को नज़रअंदाज करते मुराद को सहारा दिया। वह मुश्किल से उठा और जख्मी हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मुराद, हिम्मत करो, हम अभी अस्पताल पहुंचेंगे, पर थोड़ा और, मरियम ने कांपती आवाज़ में कहा। मुराद नीम बेहोश था, मगर इसकी नज़रें अभी भी मरियम के चेहरे पर थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मुराद, गाड़ी के टायर चीखे और वह तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गई।